राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी दुनिया आम नजरिए पे देखने पे काफी मामूली दिखाई देती है। हर चीज कितनी स्टेबल और ऑर्डर है। मौसमों का बदलना, आसमान में उड़ते पक्षी, हवा का बहना, गाड़ियों का चलना, ट्रैफिक में हॉर्न्स का बजना और अक्सर गाड़ियों का टकरा जाना। दुनिया को देखने के इस नजरिए को क्लासिकल तरीका कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया को ऑब्जर्व करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। जैसे ही आप क्लासिकल फिजिक्स से जंप करके क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं, सडनली चीजें बहुत ही अजीब होने लगती है। समुद्र की लहरें, उड़ते पक्षी, बहती हवा और गाड़ियां, ये सब जो नॉर्मली चल रही थी अब एक ही समय तक चल भी रही है और रुकी भी है। वह लोग जो गाड़ियों से टकरा कर घायल हो गए, अब एक ही टाइम पे वो ठीक भी हैं और घायल भी। ये सब कुछ सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह क्वांटम फिजिक्स की एक होश उड़ा देने वाली सच्चाई है। यहाँ पर वह सब पॉसिबल है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। 20वीं सदी की एक फेमस विज्ञानी के मुताबिक अगर आप एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दें तो वह एक ही टाइम पर जीवित भी होती है और डेड भी होती है। मैं जानता हूँ ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन आज हम क्वांटम फिजिक्स की एक ही स्ट्रेंजनेस से अवगत करवाने वाले हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको श्रोडिंगर कैट से लेकर जीनो इफेक्ट तक कुछ ऐसे क्वांटम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। आप पहली बार ये महसूस करोगे कि दुनिया में यह सब भी होता है। क्या हम जो देखते हैं वो सच है या फिर एक किसी भी तरीका का एक वहम है? तो दोस्तों, मेरे साथ तैयार रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना टाइम खर्च किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत आज से करीब एक सदी पहले हुई थी। उस समय फिजिक्स बहुत ही तेजी से विकसित हो रही थी और हम अपने नेचर को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज को प्रपोज कर रहे थे। मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक साल 1900 में एक ऐसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे आगे चलकर प्लैंक्स कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। वह बताते हैं कि एनर्जी क्वांटा नाम के एक डिस्क्रीट पैकेट में रिलीज और ऑब्जर्व होती है। आसान में लैंग्वेज में कहने का मतलब था कि एनर्जी पार्टिकल के रूप में रिलीज और ऑब्जर्व की जाती है। आज यह सुनने में बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा नहीं था। उस समय एनर्जी को सिर्फ वेव फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता था और ये कहना वेव पार्टिकल रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। मात्र 5 साल बाद, यदि साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कदम रखा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैक्स प्लैंक की बात को सही साबित करते हैं। उनके मुताबिक प्रकाश यानी कि लाइट भी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में ट्रेवल करते हैं, जिन्हें आगे चलकर फोटोन्स का नाम दिया गया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साल 1921 में इस एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये हैरानी वाली बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। खैर, धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती है और फिर इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लोग लेने लगते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वैसे ऐसी चीजें डिस्कवर होती है जो उनके होश उड़ा देती है। साल 1924 में वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि मैटर भी वेव के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि ये एक ही टाइम पे वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। ये सुनने में भले ही बहुत ज्यादा अजीब लगे, लेकिन इसे हजारों बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया जा चुका है। 1920 के दशक में नील्स बोर और वर्नर हेज़नबर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके मुताबिक जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो वह एक पार्टिकल का रूप ले लेता है और ऑब्जर्व ना किए जाने पे वह एक वेव के फॉर्म में बना रहता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड में मौजूद हर फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ही टाइम पे अपने सारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो वो सारे पॉसिबल फॉर्म कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और वेव और पार्टिकल्स में पार्टिकल्स बनने का चुनाव करता है। जब बोहर और हाइजेनबर्ग ने इस अपने पेपर को पब्लिश किया तो उनका काफी ज्यादा मजाक बनाया गया। ऐसा इसलिए था कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया क्लासिकल फिजिक्स की कंपैरिजन में बहुत ही वियर्ड और अनबिलीवेबल साउंड कर रही थी। आमतौर पर फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करके देखा जाता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के साथ ऐसा करने पे बहुत ही विचित्र रिजल्ट सामने आ रही थी।
वो बोहर और हाइजन द्वारा दिए गए कोपन इंटरप्रेशन को उस समय के एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। अगर आप फिजिक्स में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं एडविन श्रोडिंगर की। कोपर-हैगर इंटरप्रेशन की इंटरप्रेसाइज करने के लिए उन्होंने आम वैज्ञानिक का तरीका नहीं अपनाया, बल्कि एक पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया ताकि एक साइंटिफिक तरीके से बोहर और हाइजन को गलत साबित किया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट आज भी साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और इसे द श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए श्रोडिंगर ने एक बिल्ली और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद ली थी। दरअसल उन्होंने एक बिल्ली, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और एक रेडियो एक्टिव सीजर्स, एक जहरीली गैस की बोतल और एक हथौड़ी को सिस्टमैटिकली एक डब्बे में बंद कर दिया। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हथौड़ी को रेडियो एक्टिव के सेंसर के साथ बांधा गया है और उसकी प्लेसमेंट जहरीली गैस के बोतल से जस्ट ऊपर की गई है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को वो सिलेक्ट किए थे उसके डीके होने के चांसेस 50-50 थे। उनके प्लान के मुताबिक जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होना शुरू होगा, डब्बे में लगा सेंसर उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करते ही सेंसर में लगा लीवर नीचे जाएगा, जिससे हथौड़ी डायरेक्टली गैस के बोतल के ऊपर गिरेगी और बिल्ली की मौत हो जाएगी। उस बॉक्स को बंद करने पे या ये कहें कि उसे ऑब्जर्व ना करने पे हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि बिल्ली जिंदा होगी या मर चुकी होगी। इस बात की जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब हम उस बॉक्स को ओपन करेंगे या फिर किसी दूसरे तरीके से उसे ऑब्जर्व करेंगे। नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल एक ही टाइप पे अलग अलग स्टेट में मौजूद रहते हैं, जिसे क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब इसे सेम प्रिंसिपल को बिल्ली पर अप्लाई किया जाए तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, डिब्बा बंद करने पर बिल्ली एक ही टाइम पे जिंदा भी होगी और मृत भी। लेकिन जैसे ही हम डिब्बे को खोलकर उस बिल्ली को ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्ली का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और हमें सारी पॉसिबल स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट दिखाई देगी। इसे आप एक इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो वह एक पार्टिकल के रूप में अपीयर होते हैं, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन बंद होती है तो वह एक वेव के रूप ले लेता है। जिस एक्सपेरिमेंट से हमारे बिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह आपके लिए जितना पेचीदा है उतना ही श्रोडिंगर के लिए भी था। उनका कहना था कि बिल्ली का जिंदा और मरने का हमारा ऑब्जर्व करने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर बिल्ली डब्बा खोलने से पहले ही मर चुकी होगी तो डब्बा खोलने के बाद भी वह मरी हुई मिलेगी। उस समय की कई वैज्ञानिकों ने श्रोडिंगर को खुलकर सपोर्ट किया, जिससे एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रोडिंगर और आइंस्टीन भी क्वांटम फिजिक्स को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट श्रोडिंगर ने भी बहुत ही फेमस क्वांटम इक्वेशन भी दी थी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन भी माना जाता है। वही दूसरे तरफ भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स के सपोर्ट में भी थे और फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करके इस बात को एक्सप्रेस भी किया था। लेकिन दोनों ही वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नेचर इतना ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। बोहर और हाइजेनबर्ग का कहना था कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करने पर कौन सा स्टेट सिलेक्ट होगा ये कंप्लीटली रैंडम चीज होती है, इसे किसी भी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वही आइंस्टाइन और श्रोडिंगर का मानना था कि एक रिसर्च अभी भी इनकम्प्लीट है और उस स्टेट के सिलेक्शन के पीछे कोई ना कोई हिडन वेरिएबल जरूर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हिडन वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीजें जो पार्टिकल्स को एक स्टेट चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर रही है। खैर, वैज्ञानिकों के ये दोनों ग्रुप्स काफी सालों तक डिबेट करते रहे, लेकिन 1907 तक आते आते इस बात को क्लियरली प्रूफ किया जा सकता था कि क्वांटम फिजिक्स में कोई भी हिडन वेरिएबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आइंस्टीन और श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स को लेकर काफी हद तक गलत थे। हालांकि इसको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स को एक डाउट के नजरिए से देखते हैं, ताकि उसमें घटित हो रही चीजें को एक सॉलिड रीजन देकर बताया जा सके। इसके बाद साल 1977 में वेदरात मिश्रा और जॉर्ज सुदर्शन नाम के दो वैज्ञानिकों ने जीनो इफेक्ट को क्वांटम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कोपेन-हैगर इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि अगर हम पार्टिकल को लगातार ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें होने वाले चेंज को फ्रीज यानी कि रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिपीटली ऑब्जर्व करते रहें तो वह हमेशा एक पार्टिकल के रूप में ही बना रहेगा और कभी भी वेव फॉर्म में वापस ही नहीं जाएगा।
यहाँ पे मात्र ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने पार्टिकल के स्टेट को फ्रीज कर दिया है, जो एक माइंड ब्लोइंग चीज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम कंप्यूटर्स में इस एस्पेक्ट को अनचाहे चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एटॉमिक और पार्टिकल फिजिक्स के लिए जीनो इफेक्ट के जरिए वैज्ञानिक रेडियो एक्टिव डीके को कंट्रोल कर पाते हैं, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इससे ये पता चलता है कि बोहर और हाइसेनबर्ग क्वांटम फिजिक्स को लेकर अपने समय से कितना आगे थे। नील्स बोहर और वर्नर हाइसन ने हमें यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड ऐसी चीजों से बना हुआ है जिन्हें उसकी प्रॉपर्टी को आज भी हम अच्छे से नहीं समझ पाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑब्जर्व करने पर ही सिर्फ पार्टिकल का रूप लेता है, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ना किए जाने पे एक वेव के फॉर्म में मौजूद रहता है। आमतौर पर क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने वाले लोग ऐसे ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट रियलिटी नहीं है। दरअसल फिजिक्स को 3 अलग अलग हिस्से में पढ़ा जाता है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें हम नॉर्मल साइज और मास और वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कार्स, एरोप्लेन्स, ह्यूमंस और बहुत कुछ ऐसी चीजें। इसके बाद आती है एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें हम बड़े साइज और ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स। फिर इसके बाद आती है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें ऐसी चीजों को स्टडी किया जाता है जिनका साइज और मास बहुत ही कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और क्वार्क्स। फिजिक्स की इस तीनों फील्ड को अलग अलग रूल्स को फॉलो करती है। अगर एक के रूल्स को दूसरे पे लगाया जाए तो चीजें हमेशा उल्टा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होगी। अगर उसे क्लासिकल फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स पे अप्लाई किया जाए तो चीजों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन तीनों फील्ड को यूनाइट करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज करनी होगी। यह फिजिक्स की एक ऐसी फील्ड होगी जिसके जरिए ब्रह्मांड के हर पहलू को आसानी से समझा जा सकेगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के जरिए क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स को कंबाइन करके और हमें एक यूनिफाइड फिजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा, जो सबसे सुप्रीम होगा। वैसे आपको फिजिक्स की इन तीनों फील्ड में कौन सी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।